गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। मेरे प्यारे बच्चे, आज हम इस वीडियो में बिहार डीएलएड आपके जो है सेकेंड ईयर सत्र 2024 से 26 के बच्चों के लिए मैं आज आप सभी लोगों के लिए पेपर आपका S9 जिसमें मैथमेटिक्स के ऊपर यानी कि जो आपका पेपर आपका S9A है जिसके गेसिंग क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिसमें आपको पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में जानना और पढ़ना है। यानी कि जिन बच्चों का मैथमेटिक्स है आपका मेथड पेपर S9 में लिए हैं उनके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा। टोटल आपको जो है 4 यूनिट का अध्ययन करना है और हम प्रत्येक यूनिट से 4 से 5 प्रश्न कराने वाले हैं। मैं आपसे वादा करता हूं और गारंटी देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, जैसे कि पहले साल में भी सारे प्रश्न आपके लड़े थे गेसिंग प्रश्न से, ये प्रश्न मैं पिछले 5 से 6 वर्षों का एनालिसिस करके मैंने बता रहा हूं, ताकि आपको अगर इतना भी अगर आप इन सारे प्रश्नों को कर लेते हैं, चाहे आप बुक की सहायता ले ले, चाहे आप गूगल की सहायता ले ले, और अगर अपने आप पढ़ा है, कॉलेज के टीचर से अगर सवालों को समझ लेते हैं या अपने ज्ञान के माध्यम से हमारे द्वारा भी बताने का पूरा प्रयास रहेगा, तो आप अगर ये टोटल 20-25 प्रश्नों को कर लेते हैं तो आपका एग्जाम में जो है इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। और मैं इसमें आपको यूनिट वाइज बताने वाला हूं कि कौन से यूनिट से कौन से प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो जिन बच्चों का S9 पेपर मेथड पेपर है मैथ, उनके लिए यह वीडियो काफी लाभदायक है और धीरे धीरे करके आपका सारा पेपर का 1 से 2 दिनों के अंदर आपका गेसिंग क्वेश्चन सामने रहेगा। टाइप हो रहा है, एनालिसिस हो रहा है, और जैसे एनालिसिस हो रहे हैं वैसे हम आपको बताएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम यहां पर सबसे पहले यूनिट 1 की तरफ बढ़ते हैं। तो यूनिट 1 की बात कर लेंगे तो यहां पर पहला सवाल है, गणित की प्रकृति से आप क्या समझते हैं स्पष्ट करें। यानी कि गणित की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में यहां पर आपसे सवाल पूछा है। इसके बारे में आपको बताना है कि गणित की प्रकृति क्या है। काफी जो है मतलब निम्नलिखित है। जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, गणित हमारे तार्किक सोच को विकसित करता है, गणित हमारे सोचने समझने की क्षमता का विकास करता है, गणित हमें जो है समस्या समाधान करने का क्षमता का विकास करता है, गणित हमारे मानसिक विकास को वृद्धि करता है। तो गणित के ऐसे कई ऐसे प्रकृति है जिसके माध्यम से हम यहां पर उसका जवाब लिख सकते हैं। गणित जो होता है सार्वभौमिक होता है, गणित हमारे दैनिक जीवन में काफी प्रयोग होता है, गणित जो है सुबह उठने से लेकर शाम तक प्रयोग होता है, ये सब इसकी प्रकृति है। तो आप इसको लिख लीजिएगा, उसको स्पष्ट कर दीजिएगा। ये सवाल आपका स्टार मार्क्स लगा लीजिए, ये सवाल पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि लगातार आपका जो है 4 साल से ये सवाल पूछ रहा है। हर वर्ष ये सवाल अथवा में करके या ऊपर करके आपको दे देगा। अगला सवाल यहां पर देखिएगा, सवाल नंबर 2 है, और ये सवाल नंबर 2 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चे, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। यानी उच्च प्राथमिक स्तर कहने का मतलब है कि 6 to 8 क्लास के जो गणित की किताबें होती है या गणित का जो शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। तो मेरे प्यारे बच्चे, उच्च स्तर पर जो बच्चों को गणित पढ़ाया जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यह होता है कि हम बच्चों के अंदर गणितीयकरण की भावना का विकास करें, गणित के कंसेप्ट को विकसित करे, गणित की समझ को विकसित करे, गणित की अवधारणा, गणित के महत्वों को उनको बताएं कि हमारे लिए जीवन में गणित कितना महत्वपूर्ण है। हम बच्चों को उच्च शिक्षा में यानी उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित जो पढ़ाते हैं उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम बच्चों का शारीरिक, बच्चों का तार्किक, बच्चों का समस्या समाधान की क्षमता, बच्चों के सोचने समझने, कल्पना शक्ति का विकास कर सके और उसे गणित के क्षेत्र में कुछ ज्ञान दे पाए, ताकि वो आगे अपने जीवन को बेहतर तरीके से निर्वाहन कर पाए। तो इसका उद्देश्य लिख लीजिएगा, समझ गए। अगला सवाल, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के मूल्यांकन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए एवं गणित में सतत व्यापक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं। देखिए, ये सवाल देखने में लग रहा है बड़ा, लेकिन सवाल काफी छोटा है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के मूल्यांकन के बारे में पूछ रहा है। यहां पर उच्च प्राथमिक स्तर कहने का मतलब है ये जो सारे सवाल मैं आपको करा रहा हूं क्लास 6 to 8 के लिए है। तो 6 to 8 के लिए गणित शिक्षण का मूल्यांकन की बात कर ले तो मूल्यांकन जो होता है व्यापक रूप से किया
जाता है, पूरे साल के अंत में होता है कि हमने बच्चों को गणित विषय में सारी चीजें पढ़ाई है, तो बच्चे कितनी सारी चीजें, उन सारी चीजों को समझ पाए, कितना जान पाए, इसीलिए मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन जो होता है मूल्य प्लस अंकन के आधार पर बच्चों का किया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य होता है बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट की जांच करना, यानी बच्चों के संपूर्ण विकास की जांच करना। साथ ही साथ इसमें पूछा है गणित में सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चे, तो गणित में सतत की बात कर ले या व्यापक की बात कर ले, तो सतत कहने का मतलब होता है लगातार, और व्यापक कहने का मतलब होता है साल के अंत में जो व्यापक रूप से संपूर्ण चीजों का व्याख्यान या संपूर्ण चीजों की जांच की जाती है, वही आपका व्यापक मूल्यांकन कहलाता है। पढ़ाने के दौरान जब हम सवाल जवाब करते हैं वो आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, लेकिन अगर हम यहां पर ब्रॉड की बात कर ले तो वो आपका साल में जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, जैसे आप लोगों का सेकेंड ईयर का होने वाला है, वो आपका क्या है, व्यापक मूल्यांकन है। लेकिन आप लोगों का टेस्ट हुआ कॉलेज में, भाईबा हुआ, वो सब क्या है, सतत है, यानी पढ़ाने के दौरान जांचने के लिए किया गया कार्य जो होता है वो आपका मूल्यांकन के अंतर्गत आता है, और वो आपका सतत मूल्यांकन के अंतर्गत आता है। तो यहां तक क्लियर है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ये लिख लीजिएगा। अगला सवाल चौथा है, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में खेलों एवं गतिविधियों का महत्व को स्पष्ट करें। देखिए काफी महत्वपूर्ण सवाल है। हम सभी लोग जानते हैं प्राइमरी स्टेज में बच्चों को अगर गणित सिखाना है तो उसको तरह तरह के जो है क्या कर सकते हैं, खेलों के माध्यम से और गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को सिखा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण में खेल एवं गतिविधियों का महत्व काफी ज्यादा है। हम बच्चों को तरह तरह के गणित विषयों के बारे में या गणित कंसेप्टों के बारे में हम क्या करते हैं, बच्चों को कि विभिन्न खेल, विभिन्न गतिविधि के माध्यम से बताते हैं, जिसके स्वरूप वो अपना विकास जो है बेहतर तरीके से कर पाते हैं। बच्चे खेल खेल में, गतिविधियों में गणित की अवधारणा, कंसेप्ट, उद्देश्य, महत्व और प्रकृति को विकसित करते हैं और समझते हैं। अगला सवाल भी काफी इजी है। देखिएगा, प्रारंभिक कक्षाओं में गणित शिक्षण के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री टीएलएम के महत्व का वर्णन करें। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, हम सभी लोग जानते हैं कि बच्चों को जब हम शुरुआती स्टेज में गणित पढ़ाते हैं तो उसमें बच्चे नादान होते हैं और उनके पास केवल बेसिक जानकारी होती है जो कि वो अपने घर से लेके आते हैं। लेकिन एक टीचर जो होते हैं बच्चों को तरह तरह के खेल, तरह तरह की गतिविधि और तरह तरह के टीएलएम शिक्षण सामग्री, यानी जिसको टीचिंग लर्निंग मटेरियल बोलते हैं, जैसे आपका डायग्राम हो गया, चार्ट पेपर हो गया, बार ग्राफ हो गया, खिलौने हो गए, ऐसे बहुत सारे डायग्रामों के माध्यम से, खिलौनों के माध्यम से, ऐसे बहुत सारे टीचिंग लर्निंग मटेरियल के माध्यम से बच्चों को गणित में समकरणीय यानी कि जोड़ घटाव, गुणा भाग, लघुत्तम, ऐसे कई प्रकार के जो है तथ्यों को बच्चों को बताते हैं। वहां पर टीएलएम हमारा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। तो आप इस प्रश्न को लिख लीजिएगा। ये यूनिट 1 से हमने 5 प्रश्न बताया है और मैं आपको बता दूं इसमें से आपके सवाल आएंगे तो आएंगे, 90% सवाल आपके एग्जाम में लड़ेंगे। अब हम लोग जो है यूनिट 2 की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यूनिट 2 की तरफ चलते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, यूनिट 2 में केवल आपका जो है 4 ही प्रश्न मैंने यहां लिया है। और यहां देखिएगा पहला सवाल यहां पर क्या है मेरे प्यारे बच्चे, दूसरा यूनिट का, कि अंक गणितीय माध्यम यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या है, वर्गीकृत आंकड़ों से इसकी क्या गणना की जा सकती है। यानी कि हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे, अर्थमेटिक मीन की बात किया है। मीन, मीडियम, मोड के बारे में आपने पढ़ा होगा कि माध्य माध्यिका क्या होता है, माध्य माध्यिका क्या होता है। तो देखिए अंक गणितीय माध्य के माध्यम से यानी कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, तो यह जो है गणित संक्रियाएं है एक तरह का, जहां पर हम आंकड़ों का जांच करते हैं, आंकड़ों का पड़ताल लगाते हैं। इसके माध्यम से हम कठिन से कठिन चीजों को बेहतर तरीके से सीखने का काम करते हैं। तो इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। जी हाँ, 1 मिनट मेरे प्यारे बच्चे, ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। चलिए, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं। यहां तक कि नहीं बच्चों को दिक्कत तो नहीं है ना, मुझे आप लोग बताइएगा। हम आपको एक एक सारे सवालों के बारे में बताएंगे। क्लियर है? जी हाँ, चलिए तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये आपका पहला सवाल है, मीन से पूछा गया है। मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ गिवन नंबर इज इक्वल टू टोटल नंबर। समझ गए? ऐसे लिखकर वर्गीकृत आंकड़ों से इसकी क्या गणना की जा सकती है। वर्गीकृत आंकड़ा जो होती है उसको हम गिनती करने में, उसको व्याख्यान करने में या उसको जांच करने में हम प्रयोग करते हैं। दूसरा सवाल,
आपके जीवन में बीज गणित जिसको अलजेब्रा की क्या उपयोगिता है स्पष्ट करें। मेरे प्यारे बच्चे मैं आपको बता दूं बीज गणित की हमारे जीवन में उपयोगिता जो है काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम विभिन्न क्षेत्रों में बीज गणित के माध्यम से हम अपने कामों को आसानी से करते हैं। साथ ही साथ हम लोग बीज गणित का प्रयोग मेरे प्यारे बच्चे हम लोग तरह तरह की चीजों के लिए जांच पड़ताल करने के लिए उपयोग में लाते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जी हाँ, बीज गणित का प्रयोग हम लोग अपने दैनिक जीवन में बैंकों में करते हैं, साथ ही साथ लाभ हानि की गणना करने में करते हैं, और बजट निकालने में, इंजीनियरिंग लाइन में हम लोग काफी क्षेत्रों में जो है बीज गणित के बारे में जानते हैं। बीज गणित XYZ जहां पर आते हैं उसके बारे में आप लिख लीजिएगा, कुछ फॉर्मूला लिख दीजिएगा, समझ गए। यहां पर देखिएगा उदाहरण सहित प्रेरणा यानी प्रेरण बताइए, आगमन विधि और निगमन विधि की व्याख्यान कीजिए। काफी महत्वपूर्ण सवाल है, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए आगमन विधि और निगमन विधि क्या होता है। आगमन का मतलब होता है एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना, एग्जाम्पल से रूल की तरफ जाना। वहीं पर निगमन का मतलब होता है रूल टू एग्जाम्पल, रूल टू एग्जाम्पल। ये गणित का एक महत्वपूर्ण विधि माना जाता है जिसका प्रयोग करके हम बच्चों को बेहतर तरीके से गणित के कंसेप्ट के बारे में, गणित की अवधारणा के बारे में और गणितीय संक्रियाओं के बारे में बताते हैं। मान लीजिए कि हमें कोई गणित में चीज बताना है तो हमने सबसे पहले क्वेश्चन बता दिया, उसके बाद हमने जो है उसका थ्योरी बताया। कभी कभी क्या करते हैं, कुछ थ्योरी बताते हैं और कुछ हम लोग जो है उसका रूल बताए, एग्जाम्पल लेते हैं। तो उसी प्रकार जैसे मान लीजिए कि हम यहां पर बोल दिए मेरे प्यारे बच्चे कि हमको जोड़ सिखाना है, तो हम लिख सकते हैं कि जब दो से दो अंकों को जोड़ते हैं तो उसका कुल अंक जो आता है वो हमारा जोड़ कहलाता है। या परिमेय संख्या के बारे में बताना है तो हम बोल सकते हैं कि P/Q के रूप में जब हम किसी नंबर को लिखेंगे तो वो हमारा परिमेय संख्या कहलाएगा। तो हम इसको बताकर थ्योरी को और फिर हम यहाँ पर 1/2 लिख दिए तो ये हमारा P/Q के फॉर्म में आ गया। तो ये क्या है, हमारा जो है आपका जो है आगमन विधि, निगमन विधि हो गया कि पहले हमने नियम बताया और फिर हमने एग्जाम्पल बताया। मान लीजिए कि हम बता देंगे कि बउआ कहीं पर 1/2 लिखा रहे या कहीं पर आपका √2 रहे तो इस तरह करके वो आपका परिमेय संख्या होता है। तो सबसे पहले हमने एग्जाम्पल दिया और एग्जाम्पल के बाद हम आपको रूल की तरफ जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका आगमन विधि हो जाएगा। और निगमन विधि में पहले नियम बताएंगे फिर हम यहां पर एग्जाम्पल बताएंगे। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग जरूर एक बार देख लीजिएगा और बेहतर तरीके से कर लीजिएगा। अगला सवाल देखिएगा, परिमेय संख्या यानी कि रेशनल नंबर क्या है, यह अपरिमेय संख्या इरेशनल नंबर किस प्रकार भिन्न है। बहुत बढ़िया ये सवाल है, आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं नंबर सिस्टम में कि रेशनल नंबर क्या है और अपरिमेय यानी कि इरेशनल नंबर क्या है। यानी जब हम P/Q के फॉर्म में किसी शब्द को लिखते हैं वो आपका रेशनल नंबर होता है, और वहीं पर जब P/Q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है वो आपका इरेशनल नंबर होता है। तो इसके ऊपर आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, मान लीजिए 0.1/24 या √2 या आपका 1/2, ऐसे करके आप इसके बारे में लिख लीजिएगा। ये गणित के कंसेप्ट के आपका चैप्टर है, ये आपका यूनिट नंबर 2 का सवाल नंबर 4 है। तो ये 4 सवाल आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है जो कि यूनिट 2 से रहने वाला है। अब हम यूनिट 3 की तरफ बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चे। तो यूनिट 3 में देखिएगा तो इसमें भी आपका 3 से 4 सवाल लिया गया है, और यहां पर ध्यान देने की बात है, मेरे प्यारे बच्चे, यूनिट 3 की बात करें तो पहला सवाल है, यदि किसी आयतन की लंबाई 20 सेंटीमीटर और चौड़ाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और परिमाप ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशन से ले लिया गया है, और ऐसा सवाल आपको एगो दूगो पूछेगा 1 to 5 के लेवल का अनुसार। तो हमको पता है कि किसी आयतन का लंबाई और चौड़ाई दिया है तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए L/2 भी कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम जो है उसका परिमाप निकालने के लिए जो उसका फॉर्मूला है वो लगा देंगे, तो इससे करके हम जो है इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो आपको कुछ फॉर्मूला भी याद करना पड़ेगा, समझ गए। उसके बाद जो है आप उसको बना सकते हैं बेहतर तरीके से, ताकि आपको दिक्कत किसी तरह का नहीं हो। तो ये बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। जी हाँ, समझ गए। जी हाँ, ये आपका लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा आपका। वहीं पर आपका 2 गुने L+B जो होता है वो आपका क्या होता है कि परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। वहीं पर देखिएगा यहां पर दिया गया है, यदि किसी त्रिभुज का कोणों का अनुपात 2:3:4 हो तो प्रत्येक कोणों का मान ज्ञात कीजिए। ये भी सवाल आपका यूनिट 3 से पूछा गया है, लेकिन ये सवाल आपका बेसिक मैथ की तरफ है। मान लीजिए कि एक ट्रेंगल है, बोला है कि अनुपात दिया है, किसी का 2 है, किसी का 3 है और किसी का 4 है। तो हम इसको x मान लेंगे तो 2x + 3x + 4x इज इक्वल टू 180 कर सकते हैं, क्योंकि हमको मालूम है कि तीनों कोण जो होता है वो 180 डिग्री का होता है, बराबर 60-60। तो यहां पर जब हम इसको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 कितना होता है, 7 2 9x हो जाएगा,
3 दो 5 4 9x इज इक्वल टू 180। x का मान निकालेंगे तो 180 बटा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 9 से काटेंगे तो x इज इक्वल टू 20। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर 2x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका 40 हो जाएगा, 3x का मान कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 60 हो जाएगा, और यहाँ पर आपका 80 हो जाएगा। यानी कि ये आपका 2x का मान 40, 3x का मान 60 और यहाँ पर 4x का मान 80, यही आपका आंसर आ जाएगा 40, 60, 80। समझ गए, जब इसका मान ज्ञात कीजिएगा कोनों का। तो इस तरह करके आप सवाल को टैकल कर लीजिएगा। ये दोनों सवाल आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। जब भी आपका आयतन की लंबाई निकालने के लिए पूछेगा, चौड़ाई दिया रहेगा और उसका बोलेगा कि क्षेत्रफल निकालिए, तो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है L इंटू बी, वहीं पर परिमाप निकालने का फॉर्मूला 2 इंटू L प्लस बी। क्लियर है। अब यहां पर आपका सवाल पूछा है कि पैटर्न से आप क्या समझते हैं। अब यहां पर तीसरा नंबर सवाल मेरे प्यारे बच्चे क्या पूछा है वो ध्यान दीजिएगा। तीसरा नंबर सवाल आपसे पूछा है पैटर्न से आप क्या समझते हैं, पैटर्न के माध्यम से विषम संख्या की अवधारणा को स्पष्ट करें। मेरे प्यारे बच्चे, हम विभिन्न पैटर्न के माध्यम से हम बच्चों को सम और विषम के बारे में जानकारी दे सकते हैं। सबसे पहले तो हम बता सकते हैं कि सम संख्या क्या होता है और विषम संख्या क्या होता है। आपको सारे सवालों का जवाब लिखना है। सम संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से क्या जाए, कट जाए। विषम संख्या जो अपने आप से कटे और अपने नंबर से कटे, यानी कि अपने आप से कटे और 1 से कटे, वही आपका क्या कहलाता है, विषम संख्या कहलाता है। तो हम पैटर्न बनाएंगे, हम इस तरह का कुछ पैटर्न बना देंगे जहां पर हम इसमें बता देंगे कुछ सम संख्या कुछ विषम संख्या दे देंगे और बच्चों को बोलेंगे चुनिए इसमें कि कौन विषम संख्या है और कौन सम संख्या है। तो हम ऐसे गतिविधि कराकर हम बच्चों के अंदर पैटर्न का भी ज्ञान दे सकते हैं और साथ ही साथ जो है सम और विषम का भी ज्ञान दे सकते हैं। तो आपको एग्जांपल लगाकर ऐसा बनाना है, समझ गए। अगला सवाल यहां पर चौथा नंबर जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, ये 4 ही सवाल है और चारों इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि देखिएगा द्विमीय यानी कि 2D एवं 3D आकृतियों के बनावट के अंतर को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, इसका अंतर याद रखिएगा कि 2D और 3D की बात कर रहा है। तो हम सभी लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चे कि 2D फिगर क्या होता है, इसमें L इंटू बी होता है, जिसमें आपका लेंथ इंटू ब्रेथ यानी कि लंबाई और चौड़ाई हो वो हमारा 2D होता है। लेकिन 3D फिगर की बात कर लेंगे तो जहां पर L इंटू बी इंटू एच हो, यानी लंबाई चौड़ाई और आपका जो है ऊंचाई भी हो, तो वो आपका 3D फिगर होता है। ये बेसिक जानकारी है, आपको जानकारी होनी चाहिए। अब यहां पर 2D फिगर की बात कर लेंगे तो यहां पर आपका लंबाई चौड़ाई दोनों होगा, वहीं पर आपका 3D फिगर की बात कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चे तो इस तरह का आपका आ जाएगा जैसे कि हम यहां पर बना रहे हैं। ये देखिए यहां पर इसमें लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों है, समझ गए, तीनों है। तो याद रखिएगा कि 2D फिगर में केवल लेंथ और ब्रेथ होता है, 3D फिगर में आपका लेंथ ब्रेथ और हाइट सब होता है। तो इस तरह करके आप इन चारों सवालों का उत्तर दे सकते हैं। ये आपका यूनिट 3 का सवाल था। अब हम इसके यूनिट 4 के ऊपर बात करेंगे जो कि आपका पेपर नंबर S9 का ए है। अब देखिए यहां पर आपका यूनिट 4 है, जहां पर आपका यहां भी 4 सवाल लिया गया है। मैं ज्यादा सवाल नहीं लिया हूं और मैं आपको बता दूं जितने भी सवाल है अगर आप इतने सवाल को कर लेते हैं तो ये आपका 35 नंबर का पेपर आपके हाथ में रहेगा। और S9 पेपर में बच्चों को दिक्कत होता है, हम सारे पेपर का गेसिंग क्वेश्चन करवाएंगे और समझाएंगे भी, लेकिन आप इन सारे प्रश्नों का उत्तर तैयार करते रहिएगा, हमारे द्वारा भी तैयार करके दिया जाएगा। जी हाँ, देखिएगा दैनिक जीवन में आंकड़ों का उपयोग है स्पष्ट कीजिए। देखिए डाटा का प्रयोग, यानी हम अपने दैनिक जीवन में डाटा का प्रयोग कहां कहां करते हैं। डाटा क्या होता है, तो किसी सूचनाओं का संग्रहित होता है जहां पर हम विभिन्न तथ्यों को एकत्रित करते हैं। हम अपने जीवन में डाटा का प्रयोग हम करते हैं, चाहे स्कूल हो, बैंक हो, चाहे वो आपका रेलवे लाइन हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, कोई भी क्षेत्र हो, जहां पर कोई कार्य होता है वहां पर हम डाटा को संरक्षित रखते हैं। उसके बारे में आप लिख दीजिएगा। अगला है कक्षा कक्ष में संख्याओं के स्थानीय मान और अंकित मान के अंतर को स्पष्ट करने के लिए सीखने का एक योजना तैयार कीजिए। यानी कि आपको एक लेसन प्लान बनाना है, आपको एक लेसन प्लान के बारे में बताना है जहां पर आपको जो है पैलेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में बताना है। पैलेस वैल्यू स्थानीय मान होता है और फेस वैल्यू आपका अंकित मान होता है। यानी अगर मान लीजिए कि यहां पर दे दिया जाए और बोला जाए कि 6 का स्थानीय मान निकालिए तो यहां पर 600 हो जाएगा, लेकिन इसी में बोला जाए कि आपको जो है स्थानीय मान ना लेकर आपका जो है अंकित मान निकालिए, तो अंकित मान याद रखिएगा, अंकित मान इसका 6 ही हो जाएगा। जिसका जो सवाल पूछता है वही हो जाता है, ये आपका पैलेस वैल्यू होता है। तो इसी तरह करके आपको एक लेसन प्लान तैयार करना है जहां पर आपको पूरा चीज बताना है। यहां पर शीर्षक लिखेगा, उद्देश्य लिखेगा, कला अवधि लिखेगा, समय लिखेगा, उदाहरण लिखेगा, विधि लिखेगा, फिर आपको जो है एग्जाम्पल लिखना है, फिर आपको प्रश्न करवाना है और बताना है कि हम कैसे बच्चों को स्थानीय मान और अंकित मान के बारे में पढ़ा सकते हैं। और इसका एक आपको क्या करना है, लेसन
संकलन तैयार करना है? ये काफी महत्वपूर्ण सवाल है। अगला है सममिति, जिसको हम लोग जो है सिमेट्री बोलते हैं। क्या समझते हैं, उदाहरण सहित जो है स्पष्ट कीजिए। देखिए सिमेट्री आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा और आप लोग जो है बच्चों को पढ़ाते भी होंगे कि सिमेट्री जो होता है दो चीजों को बराबर स्थिति में बांटना होता है, उसी को हम लोग सिमेट्री बोलते हैं। जहां पर हम जो है रोटी को ले सकते हैं, सर्कल ले सकते हैं, क्यूब ले सकते हैं, रेक्टेंगल ले सकते हैं, समझ गए। ऐसे करके हम क्या कर सकते हैं, एक पत्ता ले सकते हैं, एक पेड़ का पत्ता ले सकते हैं। जब हम दोनों को बराबर भागों में बांटते हैं तो इसको पढ़ाना बहुत आसान है। हम अपने क्लासरूम में एक रोटी का टुकड़ा ले लेंगे, उसको मोड़ देंगे, 4 भागों में बांट देंगे तो बराबर की स्थिति आ जाएगी। जहां पर बराबर की स्थिति आ जाए वही हमारा जो है सिमेट्री कहलाता है। इसके बारे में आप लिख लीजिएगा। साथ ही साथ अगला आपका जो है भिन्न संख्या के विभिन्न स्वरूपों को स्पष्ट करने के लिए कक्षा कक्ष गतिविधियों का आयोजन किया जाना। इस संबंध में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बिंदुओं की चर्चा करें। यानी कि भिन्न के बारे में बताना है। तो बउआ जब हम सिमेट्रिक के बारे में बता दिए, मान लीजिए कि एक हम रोटी का टुकड़ा लेंगे और बोलेंगे बउआ इसको अगर हम इसको 2 भाग में तोड़ दें तो हमको पता है कि क्या हो जाएगा, 1 और 2, यानी कि एक क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 भागों में बट गया, 1/2 हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। एक रोटी के 2 टुकड़ा, उसी तरह 1/2 लिख सकते हैं इसको, समझ गए। तो वही बात है मेरे प्यारे बच्चे, समझ गए, वही बात यही है। अगर हम इसको 4 टुकड़ा करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/4, 1/4, समझ गए। उसी तरह हम इसको बता सकते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं, जोड़ घटाव भिन्न में जो आते हैं, जोड़ घटाव गुना भाग, इन सभी चीजों को हम यहाँ पर समझा सकते हैं और बच्चों को बता सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चे ये S9 पेपर का आपका मैथमेटिक का आपका गेसिंग क्वेश्चन है। अगर आप इतने सारे सवालों को कर लेते हैं, मैं दावा करता हूं कि इससे बाहर आपको एग्जाम में सवाल नहीं आएंगे। साथ ही साथ लास्ट में आपको पता है मेरे प्यारे बच्चे कि लॉन्ग क्वेश्चन में आपको इस तरह का टिप्पणी करने के लिए पूछता है, तो टिप्पणी करने वाला भी देख लीजिए। लगभग ये सारे सवाल ऊपर हो गए हैं लेकिन हमने इसको अलग लिख दिया है। एक बार इसको भी देख लीजिएगा कि आंकड़ों का ग्राफिक निरूपण, आखिर देखिएगा संख्या पर आपको रेखा पर परिमेय संख्या को निरूपित करना है। खुला और बंद आकृति क्या होता है, जिसको ओपन एंड क्लोज स्फीयर करते हैं। मूर्त और अमूर्त, मूर्त कहने का मतलब होता है जो दिखाई दे, अमूर्त कहने का मतलब है जो दिखाई नहीं दे। गणितीय पहेलियों एवं खेल, गणित को हम पहेलियों के माध्यम से और खेलों के माध्यम से कैसे समझते हैं इसके बारे में। साथ ही साथ भुजाओं एवं कोणों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार हम लोग जानते हैं, समकोण, समबाहु, त्रिबाहु, भुजा के आधार पर, कोण के आधार पर, और यहां पर पूरा कोण 90 डिग्री, संपूरक कोण 180 डिग्री, इसके बारे में आपको यहां पर लिखना है, समझ गए। तो इसी के साथ मेरे प्यारे बच्चे ये जो पेपर आपका S9A है, जिसमें मैथमेटिक्स के ऊपर हमने बात किया, गणित के शिक्षण शास्त्र प्राथमिक स्तर नहीं बल्कि उच्च प्राथमिक स्तर के ऊपर बात किया, 6 to 8 के लिए बात किया। जिन बच्चों का गणित का पेपर S9 में है, मेरा निवेदन है कि आप इन सारे प्रश्नों को एक बार जरूर कर लीजिएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा। और आपसे निवेदन है इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी आपका बहुत सारा क्वेश्चन कराया जाएगा और इसके बाद जो पेपर बचे हुए उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सभी लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।